Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. So let us continue with the questions, NCERT questions. So we were discussing the examples. So we were left with the example, that is example number 6.6. In this example, it is stated that a block of mass 1 kilogram, mass दिया गया है आपके पास, that block of mass 1 kilogram, that moving on a horizontal surface with a speed, आप लोगों के पास दे रखी है initial speed that is equal to 2 meter per second. It is moving with a initial speed vi that is equal to 2 meter per second. That's all. Now enters a rough patch ranging from x is equal to 0.1 meter to x is equal to 2.01 meter. The retarding force F on the block in this range is inversely proportional to x over the distance range. ये आपके पास जो retarding force दे रखा है that is F R that is equal to minus k by x for this one that is x greater than 0.1 meter and less than 2.01 मीटर इस रेंज पे, और बाकी जगह पर कोई भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं है. वेयर k इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ k दैट इज गिवन 0.5 जूल. ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है. व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पीड, फाइनल स्पीड vf ऑफ द ब्लॉक एट एज इट क्रॉसेस दिस पैच. जैसे ये इसको क्रॉस कर लेता है तो हमारे पास इसकी फाइनल स्पीड कैसे है, ये है कंडीशन हमारे पास. इस तरीके से ये ब्लॉक चला हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर आ गया ये रफ सरफेस, दिस वन इज द रफ सरफेस. यहाँ से आपके पास x, यहाँ से अगर मान लो ये 0 है तो x यहाँ पर आ गया कितना 0.1 मीटर और यहाँ पर आ गया 2.01 मीटर यहाँ तक. ठीक है, ब्लॉक जैसे यहाँ पर एंटर हुआ और यहाँ से जैसे वापस आपके पास आगे निकलेगा तो यहाँ पर फाइनल स्पीड हम लोगों ने निकाली. यहाँ तक आपके पास ये एंटर हुआ कितनी स्पीड के साथ, vi दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड के साथ, और हम लोगों ने ये निकाली v फाइनल और फाइनल की एनर्जी भी यहाँ पर निकालते हैं. तो हमें पता है कि दैट द अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज वर्क डन दैट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. ये निकालेंगे हम लोग. तो सीधी सी बात है कि दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू द वर्क डन. वर्क डन कौन करेगा यहाँ पर, ये रेजिस्टिव फोर्स आपके पास करेगा. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल दैट इज इक्वल टू वर्क डन. वर्क डन हमारे पास कहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स दैट इज एफ आर dx. ये आता है हमारे पास वर्क डन. लेकिन ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए. डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ रहा है, दैट इज फ्रॉम 0.1, ये यहाँ से 0.1 मीटर से कहाँ तक 2.01 मीटर तक आपके पास. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल दैट इज इक्वल टू एफ की वैल्यू बेटा आपके पास है माइनस के बाई एक्स के बराबर है, तो ये वैल्यू रखते हैं हम लोग. तो हमारे पास आ गया ये माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से 0.1 to 2.01 ये k बाई एक्स डी एक्स. अब k को मैं बाहर ले लूँ यहाँ से, सो k फाइनल माइनस k इनिशियल दैट इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ. आपके पास यहाँ पर माइनस k बाहर ले लिया, दिस इज इंटीग्रेशन 0.1 to 2.01 1 अपॉन x dx. Integration of this 1 upon x dx that is equal to log of x, natural log. ठीक है, this is natural log. तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ that is this k final minus k initial that is equal to minus k. This is natural log of x और लिमिट लगा दी मैंने कहाँ से 0.1 से 2.01 तक आपके पास. ठीक है, अब के इनिशियल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि ये निकालनी पड़ेगी हम लोगों को, तो हाफ एम वी आई स्क्वायर के बराबर आपके पास आ जाएगा. तो मैं ये वैल्यू रख दूँ यहाँ पर दिस के फाइनल
माइनस हाफ एम वी आई इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर दूँ इसमें पहले लिमिट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास आ गया, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ 2.01 माइनस लॉग ऑफ 0.1 लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n दैट इज लॉग ऑफ m अपॉन l के बराबर आ जाता है। तो मैं इसको लिखूँ दैट इज k फाइनल दैट इज इक्वल टू हाफ m v I स्क्वायर माइनस दिस इज k, और यहाँ पर आपके पास दिस वन k ये आपके पास जो था, और दिस इज लॉग ऑफ सॉरी दिस वन इज नेचुरल लॉग ऑफ 2.01 upon 0.1। जब नेचुरल लॉग से लॉग 10 में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो के फाइनल दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस दिस वन। अच्छा, इसकी वैल्यू रख ही लेते हैं हम लोग, छोड़ो अब क्यों ऐसे ही चक्र में रहना है, हम लोगों ने वैल्यूज रख करके सॉल्व करते हैं हम लोग। हाफ मास है आपके पास कितना बेटा, मास की बात करें 1 किलोग्राम, और ये है कितना आपके पास इनिशियल दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2.303 के लॉग, ये हो गया अब बेस टाइम, ये बच गया आपके पास कितना 20.1, जस्ट ये 0.1 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो दिस के फाइनल दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 माइनस यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी 2.303 इंटू के की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.5 इंटू लॉग ऑफ 20.1 अगर देखेंगे हम लोग तो ये आपके पास आ जाता है, अगर लॉग टेबल से इसकी वैल्यू देखें 1.3032 1.3032, ये देखते हैं 20 हम लोग 1 के नीचे क्योंकि 22 आपके पास नंबर आ गया, तो यहाँ पर ये 1 लिखते हैं हम लोग, फिर पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर। तो इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाता है 2 माइनस 1.50 के करीब आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो के फाइनल दैट इज इक्वल टू कितना आ गया पास 0.5 जूल के बराबर। दिस वन इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पूछा गया हमारे पास कि हमने क्या निकालना है यहाँ से फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल स्पीड भी निकालना है। अब के फाइनल किसके बराबर है, दैट इज हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.5 के बराबर आ गया। अब ये हाफ मास कितना मिला, मास है 1 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.5, टू उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 इंटू 2 1 के बराबर हो गया, सो वी फाइनल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, सो वी फाइनल दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। दिस वन इज द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट क्रॉसेस द पैचेस, जिनको ये क्रॉस करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये लॉग टेबल से हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का है, इसको सीखना है। ये डायनेमिक्स आपके पास रोटेशनल मोशन आता है द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में हम लोग देखेंगे जब किसी बॉडी को हम लोगों ने क्या किया गया है, घुमाया है इसको, और हम लोगों ने वेलोसिटी से उसकी स्पीड निकालनी है अलग अलग प्लेस के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी उसकी कंपेयर करनी है हम लोगों ने। तो इसमें क्या पूछा गया है हमारे पास, दिस इज एग्जांपल नंबर 6.7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6.7। और बॉडी कोई स्टोन है आपके पास, ऐसे बोला गया दैट बॉब ऑफ मास एम, कोई बॉब है जिसका मास एम है, दैट इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, जिसकी लेंथ एल दी गई है। कोई डोरी है जिसकी लेंथ कितनी दी गई है, एल दी गई है, दैट इज रोटेटेड इन द वर्टिकल प्लेन। इस तरीके से ऐसे घुमा दिया उसको, जैसे ऐसे इस तरीके से घुमा दिया, तो ऐसे आपके पास सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जिसकी रेडियस आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर आपके पास आ जाएगी। अब वो घूमा ऐसे, ये आपके पास जो उसका पाथ बना वो सारा का सारा का ऐसे बनेगा,
ऑलमोस्ट, ये मैंने सर्कल सा बना लिया। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। मैंने एक ले लिया बिल्कुल वर्टिकल अबव और एक वर्टिकल डाउनवर्ड यहाँ ले लिया। ये मैंने सेंटर मान लिया इसका O, और ये पॉइंट्स इसके दे रखे हैं। ठीक है, एक पॉइंट दिया गया है A, दिस वन इज पॉइंट B, दिस वन इज पॉइंट C। ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ आपके पास L के बराबर है, तो ये भी L के बराबर हो गया आपके पास। हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स स्पीड एट दिस वन पॉइंट। यहाँ पर ये V नॉट आपके पास दे रखा है, ये मास है आपके पास, तो यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो V नॉट इस साइड को आएगी, ये V नॉट ऐसे होगा। यहाँ पर आपके पास VB आएगी, तो ये VB आपके पास मान ली। यहाँ पर VC आएगी, तो ये VC मैंने ये डायरेक्शन दे दी। ये हम लोगों ने निकाल दी, एक तो ये निकाल दी है, ये निकाल दी और एक ये निकाल दी। ठीक है, एक चीज़ और निकालनी है, रिलेशन निकालना है, जनरल रिलेशन इसके लिए निकालना है हम लोगों ने। और एक चीज़ और निकालनी है हम लोगों ने, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट विच वन प्लेसेस, दैट इज एट B एंड C। मतलब B और C जो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो आएगी वो हम लोगों ने यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, कि कितनी कितनी आपके पास क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, तो पहले चलते हैं हम लोग, देखो V नॉट के लिए हम लोग निकालेंगे वेट ऑफ द बॉल दैट विल एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, इस साइड पर करेगा mg। अब इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, स्ट्रिंग में तो टेंशन प्रोड्यूस होगी इस टाइप से। ठीक है, सो एट पॉइंट A अगर बात करें हम लोग, ध्यान से देखें बेटा इसको, एट पॉइंट A हमारे पास टोटल एनर्जी की बात करें, क्योंकि A इज द लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पर हाइट मैंने मान ली दैट इज इक्वल टू 0, निग्लिजिबल हाइट मैंने मान ली कि सरफेस के बिल्कुल नजदीक है, तो ये मीन पोजीशन मैंने मान ली। तो यहाँ पर हाइट क्या है आपके पास 0, सो द पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ पर आपके पास दैट इज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 0, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv naught का स्क्वायर, where v naught is the speed at this one point. So total energy at A, मतलब total energy जो रहेगी आपके पास एनर्जी E that is equal to potential energy plus kinetic energy। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई, दैट इज हाफ mv naught का स्क्वायर, इसके बराबर आपके पास है। ये नंबर 1। अब घूम कैसे रहा है ये सर्कुलर पाथ में, तो इसके ऊपर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो गया आपके पास, भाई रेडियस तो L के बराबर आ गया आपके पास। ये टेंशन और इस वेट का जो रिजल्टेंट आएगा, अब क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इसी साइड को लग रहा है, सेंटर की तरफ को, इसका मतलब टेंशन ज़्यादा है और वेट क्या है कम है, तो इस साइड को लगा आपके पास। तो इसका मतलब आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पॉइंट के ऊपर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज mv नॉट स्क्वायर अपॉन r आता है, r बेटा यहाँ पर L के बराबर, रेडियस किसके बराबर है, L के बराबर, दैट इज इक्वल टू t माइनस mg के बराबर। नंबर 2 मैंने इसको दे दिया। ठीक है, अब बात करें हम लोग C के ऊपर। ठीक है, एट पॉइंट C टोटल एनर्जी देखिए, अगर यहाँ पर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी हाफ mvc स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखो mg। अब हाइट कितनी आ गई, L प्लस L के बराबर आ गई हमारे पास, L प्लस L के बराबर, तो कितनी हो गई 2L, तो 2 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया, दिस वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, दिस वन इज द टोटल एनर्जी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और आ गई हमारे पास, क्या कि C के ऊपर आपके पास क्या होगा कि एट हाईएस्ट पॉइंट वेट जो एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, mg ये एक्ट कर गया। द स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्लैक्स, यहां पर आपके पास जो टेंशन हो जाती है स्ट्रिंग में, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोग ये मानकर चलें कि स्लैक नहीं होती है, तो इसके ऊपर जो
फोर्स आपके पास तनाव आता है, जो खिंचाव आता है, वो किसके बराबर हो जाता है, ऑलमोस्ट दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टेंशन आपके पास क्या हो जाती है, 0। सो एट दिस पॉइंट T दैट इज इक्वल टू 0, T 0 हो गया, तो इसका मतलब आपके पास ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर, दैट इज दिस वन m v नॉट स्क्वायर अपॉन v c स्क्वायर, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन L दैट इज इक्वल टू mg के बराबर, यही लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यहाँ से अगर मैं एम वी स्क्वायर निकालूं, यहाँ से ये देखें एम वी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आपके पास आ गया, दैट इज इक्वल टू एम जी एल, ठीक है, एम जी एल के बराबर आ गया आपके पास। या फिर चलो इसको मैं नंबर दे दूँ था, वी सी हम लोगों ने बाद में निकालना है तो बाद में निकालना। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर हम लोग बात करें इसकी, दैट इज ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो टोटल एनर्जी E दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, दैट इज हाफ एम सी वी सी स्क्वायर किसके बराबर है, एम जी एल के बराबर, प्लस ये हो गया 2 एम जी एल, तो ये कितना आ गया 2 2 4 4 प्लस 1 5, E इज इक्वल टू 5/2 एम जी एल। अब ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू, भाई अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो बराबर रहेगी आपके पास। सो लेट दिस वन इज नंबर 4। सो फ्रॉम 1 एंड 4 इन दोनों से अगर देखें हम लोग, फ्रॉम 1 एंड 4 यहाँ से देख लें हम लोग 1 एंड 4 से बात करें हम लोग, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/2 एम जी एल, एम से कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 जी एल और वी नॉट दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी एल। ये हमारे पास एक चीज, ये पहला पॉइंट आपके पास जो पूछा गया। अब दूसरा पूछा गया है सी और डी के ऊपर। देखो अगर बात करें हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3, यहां से चले फ्रॉम इक्वेशन 3 एम वी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी एल, तो एम से कैंसिल आउट, सो वी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी एल, सो वी सी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एल, तो ये आपके पास वी सी, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, एट बी, बी के ऊपर देखें हम लोग, एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी की बात करूं मैं अगर, E दैट इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा आपके पास, देखो एक तो हाफ एम वी डी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां तक हाइट है L के बराबर, इसका लेवल किसके बराबर है, L के बराबर, यहां से तो ये आ जाएगी एम जी एल, किसके बराबर हो गया आपके पास है, दैट इज इक्वल टू एम जी एल के बराबर आपके पास आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए किसकी बेटा, इसकी चाहिए, कौन सा, वी बी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो वी बी निकालने के लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने कंसेप्ट जो है वो कौन सा यूज करना है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर से भाई एनर्जी तो हर जगह पर क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये टोटल एनर्जी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ये आई हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वन दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल के बराबर। सो यहां से देखें अगर हम लोग वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट हम लोगों ने निकाला था किसके बराबर, यहाँ पर ये निकाला वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 जी एल के बराबर, तो 5 जी एल रखते हैं पहले। चलो
ये m हम लोग कॉमन ले लेते हैं, चलो कॉमन निकाल लो आप लोग, तो m से m कैंसिल आउट करते हो तो हाफ v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल हाफ वी बी स्क्वायर प्लस जी एल। अब वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू रख दो किसके बराबर, 5gl के बराबर, तो आ गया 5/2 gl, ठीक है, 5/2 gl इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर प्लस जी एल। अब ये हाफ वी बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/2 जी एल माइनस जी एल, ये आ जाएगा 3/2, सो हाफ वी बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/2 जी एल के बराबर, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो वी बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 जी एल, सो वी बी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 जी एल के बराबर, ये लिया हमारे पास। तो तीनों हम लोगों ने यहाँ पर वेलोसिटी निकाल ली, यहाँ पर भी निकल गई, यहाँ पर भी निकल गई और यहाँ पर भी आ गई, ठीक है। यहाँ पर आ गई आपके पास कितनी, √5gl के बराबर, सबसे ज्यादा यहीं पर आई, सबसे कम आई आपके पास इस पॉइंट के ऊपर दैट इज √gl, और इस पॉइंट के ऊपर आई आपके पास इसके बराबर दैट इज इक्वल टू √3gl के बराबर हमारे पास आ गई, ठीक है। हमने निकालनी है रेशो कहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी की रेशो पूछी है हम लोगों से, कहाँ पर, दैट इज एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी के ऊपर हम लोगों से पूछी गई है काइनेटिक एनर्जी की रेशो, तो निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो दिस वन दैट इज थर्ड पॉइंट हमारे पास पूछा है, दैट इज के एट बी एंड के एट सी, दैट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी सी स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये बच गया किसके बराबर, वी बी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर। वी बी आपके पास कितना, दैट इज 3gl वी बी का स्क्वायर दैट इज 3gl अपॉन वी सी किसके बराबर था, वी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू gl के बराबर gl। सो दिस रेशियो दैट इज के बी अपॉन के सी एट सी दैट इज इक्वल टू 3/1। सो दिस रेशियो दैट इज 3:1 के बराबर हमारे पास ये रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने एग्जांपल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, दैट इज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की हम लोग बात करेंगे, बाकी कोलिजन के एग्जांपल्स हैं बेटा वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। जब कोलिजन का टॉपिक हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसकी बात करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हम लोगों ने ये एक्सरसाइज का 6.1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.1 की बात करेंगे हम लोग। इसमें बोला गया दैट गिव द साइन ऑफ द वर्क डन, वर्क डन की साइन हम लोगों को देना है, दैट इज इट पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव और व्हिच वन, पॉजिटिव और नेगेटिव की ही बात करनी है। पहला हमारे पास दिस वन इज आवर क्वेश्चन नंबर 6.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। ये है हमारे पास, ये कोई वेल है हमारे पास, ठीक है, दिस वन इज वेल, ये बकेट हम लोगों ने मान ली, ये रोप है और इसको ऊपर की तरफ को ही फोर्स लगाया जा रहा है, इस साइड को ही खींचा जा रहा है, ठीक है। तो कोई पर्सन है इसको खींच रहा है इस साइड को, तो जिस साइड को फोर्स लगा उसी साइड को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो पहले केस में आपके पास थीटा कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू fs cos of 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू fs, देयरफॉर दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन कैसा आ गया, पॉजिटिव। दूसरा हमारे पास पूछा गया है इसी केस में, इन दिस केस द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट तो बकेट का ऊपर को है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किस साइड पर लग रहा है, नीचे की तरफ को, डिस्प्लेसमेंट ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो एंगल कितना आ गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, दैट इज 180 डिग्री। सो इट मींस वर्क डन दैट इज इक्वल टू fs cos of 180 डिग्री, cos 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1, सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू -fs, इट मींस वर्क डन दैट इज नेगेटिव। इस केस में क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव। थर्ड हम लोगों से क्या पूछा गया है, दैट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव।
हमेशा नेगेटिव आता है बिकॉज इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन। हमेशा क्या लगता है आपके पास दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो एंगल आपके पास हमेशा कितना आता है 180 डिग्री आता है इस केस में। सो यहाँ पर भी आपके पास वर्क डन दैट इज इक्वल नेगेटिव। ठीक है, डी पार्ट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दैट वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब body is moving in the direction of the applied force, it means that theta is equal to 0 degree, so work done that is positive. Last one E part की बात करते हैं हम लोग। work done by the resistive force of air on a vibrating pendulum in a bringing it to rest। resistive force आ गया तो मतलब क्या गया, मोशन के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है हर बार, तो resistive force के द्वारा वर्क डन हमेशा क्या आता है आपके पास नेगेटिव। सो दिस वर्क डन दैट इज आ गया ना नेगेटिव आपके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, ये साइन दे दिए इसके वर्क डन का। चलो बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, दैट इज 6.2। क्वेश्चन नंबर 6.2। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है हम लोगों से। 6.2 में बोला गया हमारे पास कि दैट अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.2। पहले बॉडी किसमें है बेटा, इट इज एट इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, तो मास है बॉडी का कितना, दैट इज 2 किलोग्राम, इट इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, इट मूव्स अंडर द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स हमारे पास कितना दे रखा है, दैट इज अप्लाइड फोर्स। मैं इसको F1 मान लूं, दैट इज 7 न्यूटन, और ऑन अ टेबल विद अ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया हमारे पास, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं 0.1। तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक है, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग निकाल करके चलते हैं यहाँ पर, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, F2 दैट इज इक्वल टू म्यू आर, दैट इज म्यू एम जी। सो F2 दैट इज इक्वल टू म्यू 0.1, मास है आपके पास 2 और जी है 9.8। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये कितना आ गया, दिस वन इज इक्वल टू 8 18 और 19 1.96 न्यूटन के बराबर। तो टोटल इफेक्टिव फोर्स निकाल लेते हैं भाई। ये लगेगा जो अप्लाइड फोर्स है हमारे पास, वो तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है आपके पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जो रेजिस्टिव फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इट मींस इफेक्टिव फोर्स कितना बच गया हमारे पास, देखो द नेट रिजल्टेंट फोर्स, नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है वो F दैट इज इक्वल टू F1 माइनस F2 के बराबर, दैट इज 7 माइनस 1.96 के बराबर आपके पास आ गया। तो ये बच जाएगा 5.04, इतना बचा आपके पास। सो F दैट इज इक्वल टू 5.04 न्यूटन के बराबर। ये हमारे पास इफेक्टिव फोर्स आ गया। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे एक्सेलरेशन हम लोग। सो एक्सेलरेशन इन द बॉडी, जो आपके पास बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन है हमारे पास। सो E दैट इज इक्वल टू F अपॉन m। F कितना है 5.04 अपॉन मास 2 है आपके पास, तो 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वन इज द एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन आपके पास है। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हर केस में क्या पूछा गया है 10 सेकंड में ही हम लोगों ने सब कुछ निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पर u तो 0 है, टाइम है 10 सेकंड, 10 सेकंड है, क्योंकि हर चीज जो है इसमें पूछी गई है इन 10 सेकंड।
उसी में पूछ गई है। सो S इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 2.52 टी स्क्वायर, मतलब आपके पास किसका 10 का स्क्वायर। ये आपके पास बच गया कितना, S इज इक्वल टू 1.26 into 100, so that is equal to 126 मीटर के बराबर ये डिस्प्लेसमेंट। तो इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने सारी चीजें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। सो पहला पूछा गया है कि दैट व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। हमने क्या निकालना है, दैट व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की वजह से देखते हैं हम लोग वर्क डन कितना है, ठीक है। ए पार्ट वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, मैं इसको W1 मान लूं, दैट इज F1s cos ऑफ थीटा। अब जिस साइड को अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कितना है 7 न्यूटन, दिस वन 7s 126 cos ऑफ 0, ठीक है। So this work done अच्छी के 42 584 और 488 जूल, this is the work done by the applied force, ठीक है। 882 जूल के बराबर हमारे पास आ गया। दूसरा पूछा गया that what is the work done by the which one, that is the work done by the friction in 10 सेकेंड। तो work done by the friction W2 that is F2 S cos ऑफ ये 180 डिग्री आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वर्क डन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था बेटा आपके पास, यहाँ से देखें तो 1.96 ये आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो 1.96 इंटू 126 इंटू -1, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये आ जाता है बेटा -246.96 जूल, मतलब ये वर्क डन आपके पास -247 जूल में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। -247 वर्क डन बाय द नेट फोर्स, सी पार्ट पूछा गया वर्क डन बाय द नेट फोर्स, तो मैं इसको W मान देता हूँ। वर्क डन बाय द नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना है हमारे पास, दैट इज 5.04। नेट फोर्स की वजह से अगर मैं इसमें से इन दोनों को भी ऐड कर लूँ तो भी वर्क डन बाय द नेट फोर्स आपके पास आ जाएगा। देखो दोनों को ऐड कर लें तो भी वर्क डन क्या हो गया, नेट फोर्स की वजह, लेकिन यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू इसके बराबर 5 पॉइंट दैट इज F और S cos ऑफ 0 डिग्री, नेट फोर्स की तरफ को ये मूव किया, सो दैट इज 5.04 इंटू 126 इंटू 1 के बराबर, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो याद रहता है 635.04 जूल के बराबर। डी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा गया दैट व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकालनी है, पहले निकाल देते हैं यहाँ पर स्पीड, क्योंकि इनिशियल तो 0 है हमारे पास, फाइनल निकालनी है स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। सो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये निकालना पड़ेगा हम लोगों को। सो v दैट इज इक्वल टू u 0 प्लस a, एक्सेलरेशन कितना था बेटा आपके पास, एक्सेलरेशन आया था 2.52 इनटू टाइम है 10। सो v आपके पास आ गया कितना, दैट इज 25.2 मीटर पर सेकेंड। ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, change in kinetic energy that is half mv square minus half mu square, ये तो 0 के बराबर, तो that is half मास कितना बेटा आपके पास 2 v square 25.2 का स्क्वायर माइनस 0, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आता है इसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 635.04 जूल के बराबर। आप देखो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स,
विच इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो रिजल्ट क्या इंटरप्रेट हुआ आपके पास? द रिजल्ट इज इंटरप्रेटेड दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स। बस ये रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर इंटरप्रेट पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन 6.3 हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी बात कर रहे हैं 6.4 की। 6.3 अगले लेक्चर में मिलेगा आप लोगों को, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गेट दिस क्वेश्चन। सो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी 6.4। इसमें क्या बोला गया कि दैट द पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन Vx दैट इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर वेयर k इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर फॉर k इज इक्वल टू 0.5। देखो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है हाफ kx स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखी है, और k की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, दैट इज 0.5 न्यूटन पर मीटर। 0.5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमारे पास दे रखी है। ग्राफ हमारे पास दे रखा है ये इस तरीके से Vx वर्सेस दिस वन इज दैट इज x हमारे पास इस तरीके से दे रखा है ये ग्राफ। ये पोटेंशियल नहीं, ये हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो ग्राफ ड्रॉ किया था क्योंकि हमें पता ही ऐसे आता है हमारे पास इस तरीके से। इस साइड को Vx दी थी क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हमारे पास। ठीक है, इस साइड को x एक्सिस हमारे पास आ रही है, x डैश इस साइड को ले लेना आप लोग। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है हमारे पास कि दैट शो दैट द पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल, टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, दैट इज 1 जूल, that moving under the potential under this potential must turn back when reaches at x is equal to plus minus 2 मीटर। मतलब उसका मैक्सिमम एक्सट्रीम जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, 2 मीटर आएगा, तो वहां से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। सो टोटल एनर्जी हमें पता है E दैट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट एट एक्सट्रीम पोजीशन जहां से वापस आएगा काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0। टोटल एनर्जी किसके बराबर आती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, इट मींस E दैट इज इक्वल टू V के बराबर। E कितना है, 1 जूल के बराबर। E किसके बराबर है, हाफ kx स्क्वायर के बराबर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 1 इज इक्वल टू हाफ इनटू k की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.5 x स्क्वायर। सो x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, 2/0.5 के बराबर। सो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5। सो दिस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर के बराबर स्क्वायर रूट लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू निकला है किसकी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो 6.5 अभी नहीं कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। 6.6, 6.7 और 6.8 हम लोग तब करेंगे जब कोलिजन भी हम लोग कर लेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं 6.9 की। 6.9 क्वेश्चन नंबर 6.9 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, 6.9 MCQ है, बोलने को तो MCQ है लेकिन MCQ भी तो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसमें बोला गया है दैट अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। तो बॉडी जो है आपके पास इनिशियली किस में है, रेस्ट में है। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। द पावर डिलीवर्ड, देखो ध्यान दे, इनिशियली आपके पास वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। द पावर डिलीवर्ड जो है आपके पास
एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, टी की फॉर्म में निकालना है हम लोगों ने पावर, ठीक है। तो हम लोग पहले निकाल देते हैं यहाँ पर वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी v हमारे पास टाइम t के बराबर इसका u प्लस ए टी के बराबर आते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब u 0 के बराबर है तो v किसके बराबर, 0 प्लस ए टी के बराबर, तो v आ गया ए टी के बराबर हमारे पास, ठीक है। अब पावर के लिए फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, पावर दैट इज इक्वल टू एफ डॉट बी, मतलब कॉस ऑफ थीटा, थीटा अगर 0 मान कर चले हम लोग किसके बराबर, एफ इंटू वी के बराबर हमारे पास आ जाएगा ये। सो पावर दैट इज इक्वल टू फोर्स आता है किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये v आपके पास है किसके बराबर, a इंटू टी। सो पावर दैट इज इक्वल टू m a स्क्वायर इंटू टी। मास ऑफ द बॉडी दैट रिमेंस कांस्टेंट, एक्सेलरेशन दैट इज गिवन कांस्टेंट। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। इट मींस दैट p दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम t। तो कौन सी ऑप्शन सही है इसमें, इसमें सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सी, दिस वन, सेकंड ऑप्शन दैट इज t इज अ करेक्ट, ये हमारे पास करेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा हो गया, 6.9 की बात है हमारे पास। अब देखते हैं हम लोग अगला, देखते हैं कौन सा, 6.10 की बात करते हैं हम लोग। 6.10 ये भी ऐसा ही है कुछ, ये भी वैसे एमसीक्यू है, लेकिन बिना सॉल्व किए हुए कहाँ से आएगा एमसीक्यू, तो कैसे तो नहीं आता है। इसमें बोला गया दैट अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। पावर कांस्टेंट है 6.10, पावर हमारे पास है कांस्टेंट, ध्यान दें पावर इज कांस्टेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी टाइम t के ऊपर। मान लो हमारे पास लेट जो बॉडी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, मींस दैट इज इक्वल टू v अपॉन t के बराबर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि u किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो पावर हमारे पास आता है f इंटू v के बराबर आपके पास आ गया। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, सो दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v हमारे पास। सो पावर एक वजह रख दे v बाई टी के बराबर आ गई, सो m इंटू v बाई टी इंटू v। सो दिस पावर दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन t। अब v की बात कर लेते हैं, as this v दैट इज इक्वल टू x बाई टी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पर रख दें हम लोग, तो हमारे पास पावर किसके बराबर आ गई, पावर इज इक्वल टू m, दिस इज x स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर अपॉन t के बराबर। तो हमारे पास ये पावर बच गई किसके बराबर, दैट इज पावर p दैट इज इक्वल टू m x स्क्वायर, और ये t नीचे जाएगा t स्क्वायर इनटू t दैट इज इक्वल टू t क्यूब के बराबर। तो हमने निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के कैसे प्रोपोर्शनल आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p ओवर m इंटू टी क्यूब। अब देखो ये हमारे पास p कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट दे रखी है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ क्या है टाइम की बात है, टाइम वेरी कर रहा है आपके पास। तो x स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t क्यूब। सो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 3/2, इसके प्रोपोर्शनल आएगा डिस्प्लेसमेंट दैट इज दिस वन t पावर 3/2। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन दैट इज t पावर 3/2 इज अ करेक्ट, ये ऑप्शन आपके पास क्या होगी, करेक्ट। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वैसे ही हम लोगों ने ये सारी चीज़ें क्या करनी है यहाँ पर निकाल। नेक्स्ट वन 6.11 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6.11। इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास। इसमें बोला गया है कि दैट अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव कर रही है, ध्यान दें आप लोग, ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम
is subjected to a constant force F given by F is equal to minus I plus 2J. F is equal to minus I plus 2J plus 3K न्यूटन, ये फोर्स दिया है, ठीक है। Where I, J and K are the unit vectors along x, y and z direction, सभी को पता है ये, ठीक है, respectively. What is the work done by this force in moving a body distance of 4 meter along the z axis? तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ रहा है, 4 मीटर आ रहा है, लेकिन किसके अलॉन्ग, z एक्सिस के अलॉन्ग। तो z एक्सिस के अलॉन्ग हमने डायरेक्शन ले दी किससे, k से, ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हमें पता है किसके बराबर आता है, दैट इज F डॉट S के बराबर, दिस इज वर्क डन, ठीक है, F डॉट S। So work done, that is F minus I plus 2J plus 3K dot this one कौन सा आपके पास 4K आएगा सीधा, 4K। सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है क्योंकि I और J का कोई कंपोनेंट है नहीं, सिर्फ K और K का आएगा, K डॉट K दैट इज इक्वल टू 1, बाकी के साथ 0 हो जाएगा। तो आपके पास वर्क डन 3 4 12 जूल के बराबर। This one is the work done by the force। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6.12। इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन, दैट इज 6.12 की बात करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा बेटा आप लोगों ने इसमें। 6.12 इसमें क्या बोला गया है कि दैट एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी। पहले की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी दे रखी है, पहले की काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट इज गिवन 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। No need to change into that is a joule, पूछा नहीं है। Which is faster, the electron or the proton? Obtain the ratio of their speeds. Mass of electron 9.11 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम and mass of proton आपके पास that is given 1.67 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम, और 1 electron volt that is 1.60 into 10 raised to power minus आपके पास 19 जूल के बराबर हमारे पास दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं रेशियो निकालूंगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं लिख दूँ हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन हाफ मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और स्पीड ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। यहाँ से देखिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया हमारे पास 100 से देखिए तो ये बच गया 1/10, ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो यहाँ से VE ओवर VP इसका पूरे का स्क्वायर ले लिया मैंने दैट इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो VE over VP that is square root of 1/10 mass of proton और mass of electron। वैल्यूज रख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो this one speed of electron to the speed of proton that is equal to 1/10, ये है 1.67 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम, और ये है 9.11 into 10 raised to power minus 31 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इससे डेसिमल से डेसिमल मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 raised to power 4 बच जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया इसके बराबर दैट इज VE ओवर VP दैट इज इक्वल टू 167 अपॉन 911 into 10 raised to power 4, और ये 10 नीचे ये वाला 10 जो था ये मैंने ये 10 raised to power 3 बच जाएगा यहाँ पर। ये 10 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर VE ओवर VP
पास आ गया 1670 अपॉन 911 इंटू 10⁻², अंडर द रूट। सो दिस VE ओवर VP, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ, किसको, इनको बेटा मैं डिवाइड कर लूँ, तो डिवाइड करके मेरे पास आता है 1.83, ये 1.83, इसको डिवाइड कर लो, आपके पास ये स्क्वायर रूट के अंदर और 10⁻² ये आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। 1.83 का आप लोग स्क्वायर रूट निकाल लेना, ये आपके पास 1.35 के करीब आ जाएगा। सो VE ओवर VP दैट इज इक्वल टू 1.35 इंटू 10 के बराबर। सो VE ओवर VP दैट इज इक्वल टू 13.5, ये रेशियो है। अब ये रेशियो क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स दैट VE ओवर VP दैट इज ग्रेटर देन 1, so it means VE that is greater than VP, that is the speed of the electron is greater than that of a speed of the proton, so electron move faster, electron moves faster, ये हमारे पास फास्ट जो है वो करना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, कौन सा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6.13 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, 6.13। तो देखते हैं इसमें भी क्या है आपके पास। (6.13) क्वेश्चन जो है आपके पास, इसमें क्या बोला गया, ये थोड़ा लेंथ क्वेश्चन जाएगा। 6.13, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस, रेन ड्रॉप की रेडियस आपके पास 2 mm, 2 mm मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर, दिस वन इज द रेडियस, ठीक है। 2 mm falls from a height of 500 मीटर above the ground, कितने से, 500 मीटर से आपके पास फॉल हो गया। चलो ये बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू द विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर until at its half of the original height, and it attains the maximum, that is terminal speed, and moves with the uniform speed and the second half thereafter. What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and the second half journey? अब क्योंकि gravitational forces, these are the conservative forces, they do not depend on the work done by these forces or against these forces, that does not depend on the path followed by the body, hence हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ हाइट का कंसेप्ट यहाँ पर लेकर के चलना है, ठीक है। दूसरा पूछा गया दैट व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी इफ द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किया था। ये है हमारे पास पूरी सिचुएशन, ये ड्रॉप है, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। ये हाइट जो टोटल हाइट है ये वाली, दिस इज गिवन 500 मीटर, ये हमारे पास है 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर है, ठीक है। हमें ये करना है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये हाफ हाइट आ जाएगी 250, यहाँ तक कोई इंक्रीजिंग स्पीड के साथ आएगी, और उसके बाद आपके पास स्पीड क्या होगी, दैट इज कांस्टेंट आपके पास इसमें। तो यहाँ पर वर्क डन निकालना है हम लोगों ने किससे, रेजिस्टिव फोर्स से भी, और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो पहले ही वर्क डन निकालने के लिए मास तो निकालें भाई, इसका मास तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ रेडियस दे दी गई इसकी, हमें पता है दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर, सभी को पता है, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 kilogram per meter cube का मतलब 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, वाटर ड्रॉप B 4/3 pi r cube,
this V that is equal to 4/3 into 3.14 into r cube 2 into 10 raised to power minus 3 का क्यूब। तो ये तो आ जाएगा आपके पास कितना V that is equal to 4 into ये 3 1 3 0 और ये ऑलमोस्ट 5 ले लिया मैंने, ठीक है, इंटू 8 into 10 raised to power minus 9 832 और इनको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 33.6 के करीब आ जाता है आपके पास ही। सो दिस इज V that is equal to 33.6 into 10 raised to power minus 9 मीटर क्यूब के बराबर ये हमारे पास आके हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर निकालेंगे दूसरा हम लोग क्या इसका मास। सो मास ऑफ ड्रॉप, मास आएगा हमारे पास, मास दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 33.6 into 10 raised to power minus 9 मीटर क्यूब इंटू डेंसिटी है 10 raised to power 3। तो 1 किलोग्राम में आपके पास आ गया दैट इज 33.6 into 10 raised to power minus 6 किलोग्राम मास। अब पहला निकालते हैं दैट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द हाफ ऑफ द जर्नी, इसमें निकालते हैं W1, ठीक है। फर्स्ट वन पॉइंट, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फर्स्ट हाफ जर्नी दैट इज इक्वल टू mgh, जहां पर h आपके पास क्या है ये h1 मान लिया है, ठीक है, h1, ठीक है, h1 मान लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, ये h2 मान लेते हैं, दिस इज h2 के बराबर मान लिया और ये टोटल h दिस वन इज द हाइट, ठीक है, हाइट h है हमारे पास। सो दिस वर्क डन दैट इज W1 दैट इज मास कितना बेटा 33.6 into G 9.8 into एक चीज रह गई हमारे पास, मास 10 raised to power minus 6 G 9.8 और H आपके पास 250, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाता है किसके बराबर 8232 into 10 raised to power minus 5 जूल के बराबर हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा कर चलूँ तो 1 2 3 4 और 1 5, मतलब दिस वन दैट इज इक्वल टू 0.08232 जूल के बराबर, मींस ऑलमोस्ट W1 दैट इज 0.082 जूल के बराबर, ठीक है। इन द नेक्स्ट हाफ जर्नी वर्क डन W2 नेक्स्ट हाफ दैट इज आल्सो mgh2, h2 भी आपके पास उतना ही है बेटा, तो इसका मतलब ये वर्क डन भी कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.82। सो टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 500 आएगा, तो मतलब दोनों को ऐड करके तो भी कितना आएगा। सो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स that is W1 plus W2। तो यहाँ पर देखें हम लोग तो कितना आ गया दैट इज 0.082 प्लस 0.082, तो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2 4, दिस इज 2 + 2 4 और 16 0.164 जूल, ये टोटल वर्क डन है। यस, अब स्पीड देखें यहाँ पर हमारे पास स्पीड सेकंड वाला हम लोगों ने वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर वर्क डन टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पर स्पीड हमारे पास दे रखी है, दैट स्पीड एट द ऑन रीचिंग द ग्राउंड कितनी दे रखी है बेटा आपके पास, दैट इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो फाइनल स्पीड या स्पीड ऑफ ड्रॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड v 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड u कितनी है 0। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ
mv square minus half mu square, so that is half. मास कितना है 33.6, 10 raised power minus 6 v square 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, माइनस 0, मतलब कुल मिलाकर के आ गया हमारे पास कितना 32, 8 दूनी 16 और 10 रेस्ट पावर माइनस 4, तो 0 हम लोग हटा दें यहाँ पर, तो कितने 1 2 3 4, 1 2, इसको ऐसे लिख दो मैं 0.00168 जूल, ठीक है, दिस वन। अब मान लो हमारे पास लेट W dash be the work done by the resistive force, resistive force की वजह से जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, W dash के बराबर है, ठीक है। लेट W dash be the work done by resistive force, इसको मैं डेल्टा के से डिनोट करता हूँ, डेल्टा के by resistive force। So according to work energy theorem, according to work energy theorem, इसके अकॉर्डिंग अगर चले हम लोग, सो दिस वर्क डन दैट इज टोटल वर्क डन, ये वर्क डन प्लस दिस W डैश दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये वर्क डन कितना निकला 0.164 प्लस ये निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी निकाल दिया 0.00168 जूल, ये निकाल दिया, ठीक है जूल। चलो ये बाद में निकालेंगे। सो दिस W डैश दैट इज इक्वल टू 0.00168 माइनस 0.164, ये हमारे पास है। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये माइनस 1.6232 0.6232 जूल माइनस 0.2 0.0 आपको भले 0 लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है बस, ठीक है। तो मतलब दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस 0.162 जूल, ये वर्क डन होगा किसकी वजह से, ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस और करने आगे बढ़ाने हैं हम लोगों ने ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस बच गए अभी भी बेटा, तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना ही है, कुछ आप लोगों ने ट्राई करने हैं, जितने आप लोग कर सकते हो बेटा उतने आप लोगों ने करने हैं, नहीं तो इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से आप लोगों ने एक बार ध्यान से करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।